Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। और आज आपकी क्लास नंबर 19। अगर आपने पहले 1 to 18 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख करके आना सीरीज में, ठीक है, फिर ये वाली क्लास करना। नाउ हम कवर कर रहे हैं पेन का 5 प्रोसेस मॉडल, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मॉडल है CRM का। और अगर आप ये मॉडल ध्यान से समझ लेते हो, समझ क्या लेते हो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा। कल मैंने अच्छा जो क्लास ली थी ना बेसिक वाली, वो इसलिए ही ली थी कि उसमें कुछ टर्म्स है, कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे आपके माइंड में डालनी थी। एक फाउंडेशन टाइप का मुझे प्रिपेयर करना था इस क्लास के लिए। अब देखो आप आज की क्लास में इतना फ्लो में पढ़ेंगे ना हम इसको, कि इस क्लास के बाद आपको पेन का 5 प्रोसेस मॉडल जिन लोगों ने MBA BBA में पढ़ा है उससे ज़्यादा बेटर आप बता पाओगे उनको, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। चलो खैर, शुरू करते हैं। आज का क्लास नंबर 19 है एंड हम पढ़ने वाले हैं पेन का 5 प्रोसेस मॉडल। गंदा सा दिख रहा है ना, कोई नहीं। अब इसको शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कल वाली क्लास अच्छे से समझ ली है ना, हर पॉइंट उसका समझा हुआ है। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। अच्छा, मुझे ना जब मैंने आपका लाइव टेस्ट लिया था वो सरप्राइज वाला, मुझे पता था उस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे ना इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है। मैं हमेशा बोलता था मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, है ना। तो अब मुझे ना मतलब मुझे ना जहाँ मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे किस जगह पे आप लोग जो है थोड़ा सा अपने ट्रैक से भटक रहे हो। और जैसे ही भटकोगे ना मैं उल्टा लटका दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो आपका लाइव टेस्ट लिया था। अब काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ भाई अब उनको पता चल गया है कि ये गलती कर रहे थे एंड उसको सुधार के मार्क्स भी बढ़िया आने लग रहे हैं, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं। फिलहाल अब इसको शुरू करते हैं यार। देखो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारा पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में बेसिकली 5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला पेन का जो अब ना बिल्कुल ध्यान से मेरे शब्दों को, आप वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें जो लिखवाने वाली बात होगी मैं वो लिखवाऊंगा थोड़ी देर में आपको। लेकिन अभी क्या करना है, आपको मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समझना है पहले पूरे कॉन्सेप्ट को। पूरी एक माइंड में आपकी मैं मैपिंग करा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने पेन ने क्या बताया कि अकेला हमें ऐसा नहीं है कि कस्टमर, अभी तक जो मॉडल हमारे आ रहे थे ना उसमें हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेटजी के नाम पे बस कस्टमर को ही ढूंढ रहे थे। कस्टमर की नीड को देख रहे थे, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपना मॉडल बनाते थे, ये सब होता था। लेकिन पेन ने क्या कहा, रे भाई तुम बिजनेस स्ट्रेटजी भी तो बनाओ। इसका मैंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको, नैनो। नैनो वालों ने क्या किया, हमारे वो नैनो वालों की सबसे पहली गलती, उन्होंने जो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई उसमें उन्होंने इंडियन लोगों की जो मानसिकता होती है, हमारे माइंड सेट को वो लोग नहीं समझ पाए। क्यों भाई, अच्छा मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपकी ना जॉब लग जाए, आप अपनी मम्मी को नैनो कार दिखाना और उनको कोई बढ़िया सी कार दिखाना, होंडा सिटी दिखाना, और मम्मी से बोलना मम्मी मेरी जब जॉब लग जाएगी ना आपको मैं कमा के नैनो खरीदूंगा। देन देखना कितनी गंदी नजरों से आपको देखेंगी मम्मी, है ना। मैं क्योंकि ये लाइव करके देख चुका हूँ। तो इसलिए ये हमारे इंडियंस की माइंडसेट क्या होती है, हम लोग कार जो खरीदते हैं ना वो क्या है, हमारे लिए स्टेटस का एक तरीके से स्टेटस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटजी ये लोग अपनी अच्छी नहीं फॉलो कर पाए क्योंकि ये अपनी कस्टमर को ही नहीं समझ पाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी और कस्टमर स्ट्रेटजी ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड हैं दोनों आपस में, ठीक है ना। तो यही पेन ने बताया कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस में आप क्या करते हो कि बिजनेस स्ट्रेटजी बनाओ उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कस्टमर स्ट्रेटजी हो, ठीक है ना। और जो बिजनेस स्ट्रेटजी होगी उसी के हिसाब से आपकी कस्टमर स्ट्रेटजी चलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको कल तक सिखा दी थी। ये पूरे माइंड में क्लियर है कि नहीं, बोलो फटाफट से हाँ, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस पे। तो ये जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है ना, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हम जो है कंपनी जो है एक अपने कस्टमर को कुछ वैल्यू देती है, यानी कि वैल्यू प्रोपोजिशन देती है। क्या देती है, वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन पेन ने कहा अरे भाई नहीं, पेन तो हर चीज को हर एक एस्पेक्ट में देख रहे थे ना। तो इन्होंने कहा कि वैल्यू क्रिएशन तो दो टाइप की होनी चाहिए ना, कि एक वैल्यू तो जो कस्टमर को मिल रही है, बात को समझना आप ध्यान से। पेन ने क्या बोला कि वैल्यू क्रिएशन तो दो टाइप का होगा ना। क्या होता है आपका बिजनेस में, एक तो ये कस्टमर है, ये कस्टमर की जगह लेटेस्ट से मैं खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे एक कंपनी है, लेटेस्ट से कोई बिजनेस है, यहाँ पे मैं आपका बिजनेस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक बिजनेस वाला बंदा खड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि मैं जो चीज खरीदूंगा, समझना ध्यान से, मैं जो चीज खरीदूंगा, एक एक वर्ड पे ध्यान देना नहीं तो आप लोग गलती कर जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो मेरे लिए वैल्यू क्या होगी, मेरे लिए वैल्यू वो होगी जो ये कंपनी मुझे सामान दे रही है। यानी कि मेरे लिए वैल्यू क्या होगा, प्रोपोजिशन। मैंने आपको ये वर्ड इसलिए पहले सिखाया था क्योंकि इस वर्ड का अब आगे बहुत ही ज्यादा यूज करने होने वाला है। तो जहां जहां मैं आपको जो जो वर्ड सिखा रहा हूं ना उसका इंपॉर्टेंस है, एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रपोजिशन क्या है, जो कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए वैल्यू क्या होगी, मुझे जो भी सामान मिलने वाला है वही तो मेरे लिए वैल्यू होगी।
चलो एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से मैं कार लेने गया हूँ, ठीक है? कार लेने गया, मैं होंडा सिटी उठाने चला गया। मैंने कहा अरे लाओ होंडा सिटी लूँगा मैं तुमसे, तो मेरे लिए वैल्यू क्या है? मेरे लिए ये कार जो है वो वैल्यू है। इसके साथ में मुझे अगर कोई ऑफर दे रहे हैं ये लोग तो वो भी मेरे लिए वैल्यू है। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि आपको हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं या फिर आपको कोई कार्ड दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप हमारी होंडा से कोई भी स्कूटी हो गई या फिर आप कुछ भी परचेज़ करोगे होंडा का साइकिल बाईसाइकिल परचेज़ करोगे, तब आपको उसमें ऑफ मिल जाएगा ये कार्ड यूज़ करके। या फिर हम आपको क्या करने वाले हैं अगले 3 इयर्स के लिए सर्विसिंग फ्री देने वाले हैं, ठीक है ना? तो जो भी कंपनी मुझे ऑफर कर रही है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी कस्टमर के लिए वो वैल्यू होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर मैंने पूछा कि कस्टमर यहाँ पे जो आपका बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो वैल्यू क्रिएशन की बात हो रही है, तो जो वैल्यू कस्टमर को मिल रही है, उसमें क्या होगा वैल्यू प्रोपोज़िशन होगा। अरे बोलो हाँ, समझ में आया क्या? तो कस्टमर को क्या-क्या मिलने वाली चीज़ें हैं, वो होती है कस्टमर के लिए वैल्यू, है ना? लेकिन पेन ने कहा ठीक है, इसके बारे में तो सारे लोग बात कर रहे हैं कस्टमर को देना है, लेकिन पेन तो यहाँ पे बिज़नेस को भी उठा के चलते थे। इन्होंने कहा ठीक है भई, ये वाला जो बंदा है ना आपका, यहाँ पे एज़ अ कस्टमर जो मैं खड़ा हुआ था, मुझे तो चलो वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन ये जो बिज़नेस वाला है, इसको क्या मिलेगा? तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है? बिज़नेस के लिए जो बिज़नेस यहाँ पे है, उसके लिए वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू बिज़नेस रिसीव कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है वैल्यू दैट बिज़नेस इज़ रिसीविंग, दैट बिज़नेस लिख दो यहाँ पर आप एज़ अ कंपनी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है? बिज़नेस या फिर कंपनी इज़ रिसीविंग। बात की गहराई तक पहुँच पा रहे हो? तो इसको क्या मिल रहा है? सबसे पहली बात कि ये इसको हम किसके एक्सचेंज में यानी कि कस्टमर ये सब सामान किसके एक्सचेंज में लेके जा रहा है? मनी दे रहा है, ठीक है ना? क्या दे रहा है? मनी दे रहा है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर जो बिज़नेस की या फिर कंपनी है जो मेरी उसे क्या मिल रहा है वैल्यू के एक्सचेंज में यहाँ पे उसको मनी मिल रही है, ठीक है? तो कंपनी के लिए वैल्यू क्या है? वो मनी है या फिर वो अमाउंट है जो कि एक कस्टमर देने वाला है। क्या अकेला मनी उस कंपनी के लिए वैल्यू है? हाँ? नहीं, अकेली मनी वैल्यू नहीं होती है। कंपनी को ना वो वैल्यू भी मिल रही है। दिमाग को थोड़ा-सा ना खोलो। चलो भई दिमाग को खोलो, खोलो, खोलो कैसे खोलोगे? चलो बताता हूँ देखो, सोचो थोड़ा-सा। मैंने क्या किया अगर मैं यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लेट्स से ये मेरा बिज़नेस है, मैंने बोला कि आपको मैं कार्ड दे रहा हूँ। इस कार्ड में सर आपके पास में लेट्स से मैंने आपको ₹2000 डाल के दे दिए इस कार्ड में, ठीक है? अब ₹2000 इस कार्ड में डले हुए हैं, आप अगली बार जब भी आओगे, तो हम आपको ₹2000 का ऑफ देंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने उसको अगली बार आने के लिए भी यहाँ पे परसुएड कर दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो ये जो वैल्यू मिल रही है यानी कि उसके अगली बार आने की जो वैल्यू मिल रही है वो भी किसको मिल रही है? इस बिज़नेस को या फिर कंपनी को। तो वो जो कंपनी की वैल्यू है ना उसको मनी के साथ-साथ क्या मिल रहा है यहाँ पे? उसको मिल रहा है कि उनको अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है? आपको ना मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अगर आप अपने साइड वाले पसरठ की दुकान या फिर क्या बोलते हैं उसको जो कॉस्मेटिक्स क्या बोलते हैं यार उसको जो नॉर्मल किराने की दुकान होती है ना? किराने की जो दुकान होती है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो क्या बोलते हैं अगर आप वहाँ पे उनसे बोलोगे सर एक काम मुझे नमकीन दे दो, ठीक है? तो जो पुराने ऐसे जो बढ़िया एकदम व्यापारी टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं नमकीन आप लोगे उनसे, वो कहेंगे यार नमकीन ले रहे हो चलो कोल्ड ड्रिंक भी ले जाओ बड़ी गर्मी पड़ रही है। तो आपको वो कोल्ड ड्रिंक भी चिपका देते हैं। आप लेने कुछ जाओ आपको साथ के साथ कुछ ना कुछ चिपका देते हैं। तो वही तो ये वैल्यू है, लेने तो आप कुछ और गए थे, लेकिन आप लेके कुछ और आ गए। तो वो भी वैल्यू क्रिएशन का ही पार्ट है। किसके लिए? ये वो वैल्यू क्रिएशन है या फिर वो वैल्यू है जो मिल किसको रही है, रिसीव कौन कर रहा है? ये बिज़नेस रिसीव कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि लेने तो कस्टमर कुछ और गया था, लेकिन साथ के साथ इसने 2-4 चीज़ें और चिपका दी। बात की गहराई तक पहुँच पाए क्या? चलो। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको यहाँ पे एक टेक्निकल नाम दे दिया गया। क्या बोल दिया हमने इसको? क्रॉस सेलिंग। क्या टेक्निकल नाम दे दिया? क्रॉस सेलिंग। और ये आपका पेपर में पूछ लेगा, है ना? अब पार्ट किसका है? देखो मैं ये पढ़ा कहाँ पे रहा हूँ? ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपना पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में। लेकिन क्वेश्चन में आपका ऐसे नहीं पूछेगा क्रॉस सेलिंग बताओ या फिर ये बताओ। तो ये ना ऐसे डेफिनेशंस आती है। मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ समझा रखा है। अब ज़रा बताओ ज़रा एग्ज़ामिनर अगर आपको इसके बारे में लिख के दे दे, क्या आप इसे पहचान पाओगे? मैंने आपको कितना बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया है। तो लेट अस से चलो इसकी यार डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ मैंने जो वर्ड लिखाए हैं, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल का यूज़ करके माइंड में अपने बैठाओ, उसको लैंग्वेज को पहचानो फिर अगली बार एग्जामिनर ने पूछा क्या है, समझ रहे हो? तभी तो यार एक दूसरी बात यार, आप लोगों ने ना माइंड में सीआरएम का बहुत बड़ा भूत बना रखा है। सीआरएम को एज़ अ सब्जेक्ट ट्रीट करो ना यार, सब्जेक्ट ही तो है। आपका माइंड अगर आप थोड़ा-सा यूज़ करोगे क्यों नहीं आएगा? और मैं तो इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ आपको कि आपको तो ऐसे मतलब सोते-सोते भी आने चाहिए सीआरएम के क्वेश्चंस, है ना? चलो लिखो क्रॉस सेलिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्या लिखोगे क्रॉस सेलिंग को? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किसकी प्रैक्टिस होती है? मार्केटिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग या फिर यहाँ पे सेलिंग बोल दो, ठीक है? सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स
एडिशनल, पी से क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स। अच्छा राइटिंग समझ में आ रही है ना, मैं क्योंकि साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, तो किसी ने राइटिंग को गंदा बोला ना, उठा के उल्टा लटकाऊंगा, बता रहा हूँ देखो। प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग, क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। देन क्या हो जाता है, ऑफन प्रैक्टिस्ड इन, और चलो छोड़ो, ये यहीं यहीं तक आप इसको नोट डाउन करो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये प्रैक्टिस होती है मार्केटिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल प्रोडक्ट बेच देते हैं, किसको, जो कस्टमर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि उस कस्टमर को तो उस चीज की नीड नहीं है, लेकिन हमने उसको प्रोडक्ट चिपका दिया अपना, ठीक है ना। इस चीज को बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। अरे बात समझ में आई क्या? तो अगर आपसे क्वेश्चन में अब और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेकर के जाऊं, ये क्वेश्चन पूछने की ना, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन बना पाएगा कोई। कि क्रॉस सेलिंग का जो पार्ट है ना, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि क्रॉस सेलिंग का जो पार्ट है वो पेन के 5 पॉइंट मॉडल में कौन से टाइप में आता है क्रॉस सेलिंग, ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपका आ जाता है। अगर हम यहाँ पे सेकंड प्रोसेस की बात करें, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के अंदर जो आपका वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है, उसमें आता है आपका क्रॉस सेलिंग, ठीक है ना। तो ये आप अगर ये चीज समझ पा रहे हो ना, तो ये समझ लो कि यार ये क्वेश्चन ना कोई बना ही नहीं पाएगा, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन किस टाइप, कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। एक वैल्यू तो वो हो गई जो कस्टमर को मिलने वाली है, दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बातों को और आगे लेके चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वैल्यू कैसे कस्टमर को मिलती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, ठीक है। चलो, अच्छा अब हम यहाँ पे एक बार क्रॉस सेलिंग तक पहुंच ही गए हैं, तो आपको मैं एक और टर्म बताता हूँ, एक होता है आपका अप सेलिंग, ठीक है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आपका, ठीक है। जितने भी आईफोन यूजर्स होते हैं ना, क्या होते हैं आईफोन यूजर्स, इनका क्या होता है, एवरी ईयर आपका एक ना एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, या फिर एक जैसे कि पहले आईफोन 8 आया। देखो पहले मैं क्या बोल रहा था, आईफोन 8 आया आपका, फिर 9 आया, फिर 10 आया, होता कुछ नहीं है, ये आया 8 9 और 8 और 9 और 7 है, जो मुझे इनमें कुछ फर्क ही नहीं दिखता है, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली आपका, लेकिन जो आईफोन यूजर्स होते हैं उनका कंपनी उनका ना एक अंदर से ये लगा रहता है कि अगर आईफोन 8 आ गया है तो मेरा स्टेटस तो बहुत छोटा हो गया, आईफोन 8 तो लेना पड़ेगा, है ना। फिर आईफोन 8 ले लिया, अगले ईयर 9 आ गया, तो अरे यार 9 तो अब लेना पड़ेगा, फिर 10 तो लेना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये कंपनियां क्या करती हैं कि अपना एक प्रोडक्ट इन्होंने अपना लेटेस्ट से कि आईफोन 8 मैंने बेच दिया, आईफोन छोड़ो यार, मैं अपनी कंपनी मैंने बनाई और मैं माईफोन बेच रहा हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी का माईफोन 8 है, मैंने एक कस्टमर को बेच दिया, अब वो कस्टमर लेके बढ़िया खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन कुछ नहीं, मैंने फिर अगले अगले साल मैंने फिर से माईफोन 9 लॉन्च कर दिया। अब इसमें हल्के से मैंने थोड़े से चेंजमेंट कर दिए हैं, और फिर मैंने इसको अब जो आईफोन के कस्टमर्स हैं ना, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही हैं। अगर आप देखोगे वो कंपनी जो है उसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस चलता है ना, वो उनके, आप ये समझ लो कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे ही उनका 90% बिजनेस चल रहा होता है, ठीक है। तो खैर, मैंने कहा अब ये आईफोन 9 तो बेचना है, कैसे चिपकाऊंगा, तो मैं गया उसके पास में, उसको मेल वगैरह किए कि सर ये जो है आपका नया फ़ोन आ चुका है, और उस मैंने एडवर्टीजमेंट ऐसे चला दिए कि आईफोन 9 जो है ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है, इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता, पहले से एकदम आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। और हाँ, आईफोन जो है इट इज़ अगेन यहाँ पे आईफोन का एक तरीके से जो स्टार्टिंग से ही इसको ना स्टेटस से जोड़ के रख दिया गया है आईफोन को, ठीक है। फ़ोन तो बढ़िया है, चलो ठीक है, सिक्योरिटी वाइज सब कुछ ठीक है, लेकिन जो फंक्शंस है ना, फंक्शन वाइज ये इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन तब भी स्टेटस वाइज इसको जोड़ के रखा है। तो खैर यहाँ पे क्या बात चल रही है, मुझे आईफोन 9, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कस्टमर आईफोन 8 तो लेके बैठा है, लेकिन मैं आईफोन 9 उसको बेचना चाह रहा हूँ। तो वो जो आईफोन 9 मैं उसको बेचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये अप सेलिंग कर रहा हूँ, यानी कि वो कस्टमर पहले से एक आईफोन 8 यानी कि मेरी कंपनी का फोन तो लिए बैठा है, लेकिन मैं उसको एक और अपना न्यू वर्जन बेचने की कोशिश कर रहा हूँ सेम प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब न्यू वर्जन हम बेच रहे होते हैं तो इस टाइप की सेलिंग को बोलते हैं अप सेलिंग, समझ गए क्या? अगर इसको कभी घुमा के पूछेगा तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? हाँ, अगर इसमें कोई कंफ्यूज हुआ तो उसको तो मैं पर्सनली उल्टा लटकाऊंगा, समझे। अब दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्या अप सेलिंग होता है, क्या आपका क्या बोलते हैं ये क्या आपका ये क्रॉस सेलिंग होता है, ठीक है। तो एक बार अप सेलिंग की डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। अप सेलिंग इज अ स्ट्रेटजी, क्या लिखोगे, अप सेलिंग, ठीक है। अप सेलिंग क्या होती है, ये एक स्ट्रेटजी होती है, इज अ स्ट्रेटजी। किस चीज की स्ट्रेटजी है, टू सेल, क्या सेल करना है, टू सेल अ सुपीरियर, क्या सेल कर रहे हैं, सुपीरियर। इसके अलावा मोर एक्सपेंसिव वर्जन, मोर एक्सपेंसिव वर्जन, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान रखना कि एक जो नया वर्जन आया है आपका, उसको आप बेच रहे हो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है पिछले वर्जन से, ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट का, दैट द कस्टमर, दैट द कस्टमर, दैट द कस्टम, ये यार क्या है ये, और दैट द कस्टमर इज
इज नहीं आएगा, ऑलरेडी ओन्स आएगा, ठीक है, दैट अ कस्टमर ऑलरेडी ओन्स। या फिर आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लेने कुछ गए हो, लेट अस से आप लेने गए हो आईफोन 8 और फिर आपको जो कंपनी के पास आपने कहा कि मुझे आईफोन 8 चाहिए है, लेकिन कंपनी वाला कहेगा अरे सर आईफोन 8 लेके क्या करोगे, ये तो बहुत पुराना हो गया, एक काम करो हमारा आईफोन 11 ले लो, ठीक है ना, आईफोन 11 में और ज़्यादा फीचर्स भी हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं सर, एक 20-30 थाउजेंड का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, हो जाएगा इजीली हैंडल, ठीक है ना, हम आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आपको ईएमआई चाहिए तो ईएमआई भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक तरीके से बातों में आके आईफोन 11 लेके आ जाओगे, वही होती है आपकी अपसेलिंग। तो आपके पास अगर पहले से या एक केस होता है कि कस्टमर के पास पहले से चीज़ है, तो वो केस मैंने आपको पहले समझाया। दूसरा केस होता है कि आपका बाइंग के टाइम पे ही आपको परसुएड कर दिया जाए, दैट द कस्टमर ऑलरेडी ओन्स, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या होता है, एट द और इज बाइंग, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ कस्टमर बाई करने गया, आप उसे उसकी जगह उसका दूसरा अपग्रेडेड वर्जन चिपका दो, ठीक है। ये चीज़ होती है। अरे बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट इसमें, आई डोंट थिंक ये रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्रॉस सेलिंग हो गया, अप सेलिंग हो गया। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे थे वैल्यू प्रोवाइड करने की। तो भाई यहाँ पे दो बातें तो आपने समझ ली कि यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में हो क्या रहा है। अरे यार देखो, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में हो क्या रहा है, पहली बात तो ये हो गई, एक वैल्यू हो गई, वैल्यू दैट कस्टमर रिसीव्स। मैंने आपको क्या बोला, वैल्यू जो कि कस्टमर रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रोपोजिशन वगैरह वो रिसीव कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है कि वैल्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स, वैल्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव। यहाँ पे मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए, ये दो इस प्रोसेस में काम हो रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, पेन का 5 प्रोसेस मॉडल जो है ना, वो हर एस्पेक्ट में बात करता है। अब आपने कस्टमर के रिसीव की बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के रिसीव की बात कर ली, फिर यहाँ पर आता है एक थर्ड पॉइंट, इन्होंने क्या बताया, अब आपको क्या करना है, सक्सेसफुली मैनेज करना है, सक्सेसफुली सक्सेसफुली मैनेज करना है, मैनेजिंग दिस, क्या लिख दिया है मैंने, हाँ, मैनेजिंग दिस वैल्यू एक्सचेंज, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, आपका जो थर्ड स्टेप इसमें आता है, सक्सेसफुली मैनेजिंग दिस वैल्यू एक्सचेंज। अच्छा, इसको सक्सेसफुली मैनेज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप क्या करें, इसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि इट इज मैक्सिमाइजिंग द, इट इज मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइज कर रहे हो आप, मैक्सिमाइजिंग द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ, लाइफ टाइम वैल्यू, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, मैं एक एक वर्ड क्या लिख रहा हूँ, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ डिजायरेबल, ऑफ डिजायरेबल कस्टमर सेगमेंट्स, डिजायरेबल कस्टमर सेगमेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सेगमेंट्स। समझना, आपको थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, वैल्यू तो आपने कस्टमर को दे दिया और फिर मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ वैल्यू मिल गई, लेकिन लास्ट पॉइंट होता है कि आप इस वैल्यू के एक्सचेंज जो आपका हुआ, इसे सक्सेसफुली मैनेज करें। और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आपको लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि ऐसे कस्टमर, डिजायरेबल कस्टमर सेगमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कस्टमर सेगमेंटेशन अलग अलग कर लिया, मैंने आपको बताया भी था, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग सेगमेंटेशन किया जाता है, कुछ वेल होंगे, कुछ आपके स्ट्रेटेजिकली स्पेसिफिक कस्टमर होंगे, कुछ एसएससीज होंगे, है ना। उनमें से जो मुझे डिजायरेबल हैं, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू को देख करके मुझे और बढ़ानी है, यानी कि मुझे क्या, अब देखो जो मेरे वेल कस्टमर हैं, मैं क्या करूंगा, इनको ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन करने की कोशिश ही तो करूंगा, क्या करूंगा, इनके लिए रिटेंशन करूंगा। और ऐसे और जो मेरे ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो काफ़ी वेल्दी हैं और जो लोग अगले मेरे कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो उनको एक्वायर करना चाहूँगा। तो यानी कि कुल मिला के इस पूरे के पूरे वैल्यू क्रिएशन में हो क्या रहा है, आपको वैल्यू कस्टमर को ऐसी देनी है, या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू अपना पैसा इतना ही लेना है कि भाई कस्टमर खुश रहे उसमें, है ना। ऐसा ना हो कि आप प्रपोजिशन में, यानी कि सामान तो आपने बहुत कम दिया और आपने पैसा बहुत ज़्यादा ले लिया, तो कस्टमर तो टिकेगा ही नहीं। यानी कि थर्ड स्टेप इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करना कि भाई आपका जो वैल्यू एक्सचेंज मैनेज होता रहे, ऐसा ना हो कि आप कम पैसे में ज़्यादा पैसे में कम सामान दो, तो कहाँ से लाइफ टाइम वैल्यू, ऐसा आपको वैल्यू ऐसी बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कस्टमर भी टिका रहे, है ना, वो रिटेन होके रहे। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया, और मतलब गजब का मॉडल है यार, मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट लगता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ये जो मॉडल है ना आपका पेन का 5 पॉइंट मॉडल, ये ना इसको जो है समझना छोड़ो, जो समझाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन स्टिल आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कौन समझा रहा है, क्योंकि आपको, चलो खैर, छोड़िए, ये चीज़ हो गई, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो सेकंड वाली जो हमारी प्रोसेस है, अब आपको क्लैरिफिकेशन दिखेगी इस फिगर में कि क्या हो रहा है, कि वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस ना एक काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है, इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस नाम पड़ा हो गया। कई सारी चीज़ें इसमें आपकी देखी जाती हैं, जैसे वो वैल्यू जो कस्टमर को मिल रही है, फिर यहाँ पे वैल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है, क्रॉस सेलिंग वाला पार्ट हो गया, एक्विजिशन करना है कस्टमर्स का, रिटेंशन करके रखना है, और यहाँ पे ये देखो फाइनल स्टेप, इन दोनों स्टेप्स को यहाँ पे कौन मैनेज करता है,
कस्टमर सेगमेंट लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इसको भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो मैनेज करना है पूरी वैल्यू एक्सचेंज की जो प्रोसेस हो रही है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया क्या, फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको हर मॉडल में। और जब ये क्लैरिटी है, मैंने जो जो शब्द यूज़ किए हैं, जो एग्जाम्पल यूज़ किए हैं, उनको लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जो करना है करो, बट एग्जाम में इस लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बनेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर। और अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं चलो एक दो पॉइंट लिखवा देता हूँ इसके ऊपर। थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिखवाता हूँ कि मैनेजिंग कस्टमर वैल्यू, मैनेजिंग वैल्यू, देखो मैनेजिंग, मैनेजिंग यहाँ पे हम क्या मैनेज कर रहे हैं, वैल्यू एक्सचेंज। मैनेजिंग वैल्यू एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट लिखो कि हाउ कैन वी क्रिएट, क्या कर सकते हैं भाई, क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है ना। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे हाउ डू वी क्रिएट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट को जो है डेवलप करें और फिर कस्टमर को अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें, यानी कि सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड करें, ठीक है ना। क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, ये चीज़, इस चीज़ से आपका जो है वैल्यू एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि हाउ कैन वी इंश्योर, यानी कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो कस्टमर प्रपोजिशन है, इंश्योर दैट, दैट लिखा हुआ है ये आपका, दैट द कस्टमर प्रपोजिशन को मैं सीपी लिख रहा हूँ, अपना लिख लेना, इज रेलेवेंट एंड अट्रैक्टिव, यानी कि जो आपका कस्टमर प्रपोजिशन है वो रेलेवेंट होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। यानी कि अगर मैं 10 लाख की अपनी कार बेच रहा हूँ तो उसमें ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो 10 लाख वाले हों, और इवन अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज़्यादा करके देना पड़ेगा। मैं उसमें सर्विसिंग भी 5 ईयर्स की दूंगा, अगर मेरे कॉम्पिटिटर 3 ईयर की दे रहे हैं, तभी तो मैं आपका मार्केट में जो है सस्टेन कर पाऊंगा। अरे बोलो हाँ। तो इज रेलेवेंट एंड दूसरी बात क्या हो, अट्रैक्टिव हो, है ना, यही बात तो मैंने बोली। यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, हाउ कैन वी एश्योर, हम कैसे एश्योर करेंगे द कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि जो CX है वो आपका कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है, इज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव, यानी कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना वो कंटिन्यूसली आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिव आने लग रहा है तो फिर कैसे कस्टमर टिकेगा, है ना। तो ऐसी प्रपोजिशन बनाओ, ऐसी सर्विसेज दो जिसमें कि कस्टमर जो है अपना नेगेटिव रिव्यूज ना दे, हमें हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज देता रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका मैनेजिंग वैल्यू, जो आपका वैल्यू एक्सचेंज जो हम मैनेज करते हैं उसमें ये पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। अरे समझ गए क्या, बोलो हाँ फटाफट से, अब तो हाँ बोलना चाहिए। चलो, नेक्स्ट वाले हम यहाँ पे स्टेप में आ रहे हैं, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये कौन से CRM के टाइप का पार्ट होता है, बताइए जल्दी से। और हाँ, इस मॉडल पे आप जितनी चीज़ें समझोगे, जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे, ये समझ लो उतना ज़्यादा आप CRM पे काम कर रहे हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। नहीं तो ऐसे तो मैं आपको ये बता के छोड़ देता क्वेश्चन को कि चलो पहला पार्ट ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, खत्म, ठीक है। बट समझो इस चीज़ को, अगर समझा रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ आती है चीज़ें, ठीक है। चलिए खैर, मल्टी चैनल अपना इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं, कौन सा पार्ट होता है, बोलो फटाफट से, किसी ने बताया नहीं, ऑपरेशनल, ठीक है। ऑपरेशनल होता है। अब इसमें देखो 5 पार्ट हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इन सभी को, क्या क्या पार्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, देखते हैं इसको भी। ओके। तो देखो यहाँ पे मैं तो देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस में। अब देखो इसके ना कई सारे पार्ट्स हैं, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस आपका कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, इतने सारे, किसी कंपनी में ना ऑपरेशनल वाला जो पार्ट होता है उसके कई सारे चैनल्स होते हैं, जिन्हें बेसिकली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सेल्स फोर्स, आउटलेट, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। और फिर होता क्या है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत इनको ही यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट करके एक मैनेजमेंट बनाया जाता है। अच्छा, आपको भी हो सकता है इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे सर, सेल्स फोर्स, आउटलेट, टेलीफोनी, ये है क्या, इनका मतलब क्या है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। हमें तो सारी चीज़ें समझनी है ना। तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके इनका क्रक्स समझाता हूँ, क्या इनका मतलब होता है, क्या यूज़ है, देन बताऊंगा कैसे हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, क्या वर्चुअल एस्पेक्ट है, क्या फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। एक एक करके उठाते हैं। लेटेस्ट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस में, सबसे पहले मैंने सेल्स फोर्स उठाया, ठीक है। सेल्स फोर्स का मतलब मैंने आपको जगह जगह कई बार यूज़ भी किया है, सेल्स फोर्स वर्ड का जो है यहाँ पे जिक्र किया है मैंने, सेल्स
फोर्स। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये बेसिकली वो पार्ट होता है किसी भी कंपनी का जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है ना। कस्टमर को जो भी सेलिंग वाला काम होता है वो किसी भी कंपनी की क्या कर रही होती है, सेल्स फोर्स कर रही होती है। नाम से ही पता चल रहा है इनका मेन काम क्या होगा, इनको अपनी कंपनी की सेल्स जो है बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कंपनी की जो इमेज होती है ना एक, वो भी कस्टमर के सामने कौन बना रही होती है, सेल्स फोर्स बना रही होती है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूँ कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी सेल्स फोर्स जो है, अगर हो सकता है कि आपको बाहर से दिख रहा हो कि मेरी सेल्स फोर्स तो बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर लेके आ रही है, लेकिन वो आपकी कंपनी के लिए जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। कैसे डालेगा, ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज में बहुत सारी बातें घुमा के पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि लेट्स से हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, सेल्स प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले तो ये समझो सेल्स प्रोडक्टिविटी क्या होती है। सेल्स प्रोडक्टिविटी, और बेसिकली ये वर्ड पूरा एवरेज सेल्स प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है इसमें कि हमने जितना यहाँ पे क्या कर लिया है, सेल्स कर डाली हैं, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स मेड क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स मेड, यानी कि जितनी सेल्स यहाँ पे कर ली हैं उसे डिवाइड करना है किससे, उसे डिवाइड कर दो नंबर नंबर ऑफ सेल्स पीपल ऑन या फिर इन द स्टाफ, ठीक है ना। यानी कि स्टाफ में कितने सेल्स पीपल हैं उनको आप डिवाइड कर दो उसके ऊपर रख दो आप क्या, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जितनी सेल्स की जा चुकी है। लेटेस्ट से मैंने बोला मेरी कंपनी में 100 जो है यहाँ पे सेल्स पर्सन हैं या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मिलकर के एक मैंने टाइम पीरियड बोल दिया लेटेस्ट से 1 वीक में, ठीक है। 1 वीक में ये 1000 सेल्स कर देते हैं, तो मेरा जो एवरेज सेल्स प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1000/100, ठीक है। तो ये एक टर्म भी आपका याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी मेरी सेल्स प्रोडक्टिविटी। तो समझ में आया ये सेल्स प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे सपोज करो कि आपका कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, समझना यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि जो पेन का 5 पॉइंट मॉडल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हर एस्पेक्ट को अपनी नज़र में रखता है, ठीक है ना। क्यों इंटीग्रेशन कराया जा रहा है, सभी कर सकते हैं ना कि हम सेल्स वाले को अलग रख लें, फिर अगले स्टेप में दूसरे को डाल दें। इंटीग्रेशन कराने की इतनी सारी चीज़ों के साथ ज़रूरत क्या है, मेन बात तो हमें ये समझनी है, और अक्सर लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। बट देखो, होता क्या है कि सपोज करो सेल्स वाले ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ कस्टमर से क्या कर दिया, फॉल्स प्रॉमिस कर दिया। क्या किया भाई, फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, जो आपके प्रोडक्ट में कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कुछ प्रॉमिस कर दिया कि आप लेटेस्ट से मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, मेरी सेल्स कंपनी कार की है, और मेरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर से बोलता है कि अरे आपको सर ये जो कार मिलेगी ना, इसमें ये बात वो बात, और कुछ चीजें उसने ऐसी बढ़ा चढ़ा के बोल दी कि ये मिलेगा वो मिलेगा, जो मैं ऑफर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो कस्टमर उस चीज को खरीद लेगा, क्या वो कस्टमर रिटेन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसे तो मतलब प्रपोजिशन से ही वो जो उसे चीज दी जा रही है, वो तो उसी में अनसेटिस्फाई हो जाएगा कि अरे ये तुमने क्या दे दिया, बोला तुमने कुछ और था, और सर्विस मैंने लेटेस्ट से उसको पहले प्रॉमिस कर दिया कि सर आपको इतनी सर्विस मिलेगी, लेकिन वो सर्विस मैं दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। इस तरीके की चीज़ें, ये तो हुई पहली बात। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा कि जैसे लेटेस्ट से मैंने क्या बोला कि मेरा कस्टमर है, ठीक है? आपको मैंने बताया कि मैं कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट भी बेचता हूँ, जो हमारे स्पेशल कस्टमर होते हैं। तो मैंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ना उस कस्टमर से बोल दिया, ठीक है, आपको अगले 2 दिन में क्या होगा, अगले 2 डेज़ में आपको यहाँ पे अगले 2 डेज़ में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिट है ना, वो अलाउ ही नहीं कर रही है। मेरी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके साथ इंटीग्रेशन है नहीं इसका सेल्स वाले का। ये तो बस अपने वादे किए जा रहा है कि आपको सर 2 डेज़ में मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो यूनिट है, उस पे यहाँ पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? तो ये प्रेशर ना पड़े, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कराते हैं, जिससे कि जो सेल्स का काम है वो स्मूथ तो चले ही चले। लेकिन मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, जो अक्सर आप लोग यहाँ पे जो हम लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी है कि सेल्स बढ़ाने के लिए अगर हम ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, तो ऐसा ही ना हो कि हम उस चीज़ को पूरा ही ना कर पाएँ। समझ रहे हो बात की गहराई को? एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्या करोगे, अभी बिज़नेस डेवलपमेंट का आपका प्रोफाइल रहेगा, ठीक है? ओपी एंड बीडी का, यानी कि ऑपरेशंस तो आप चलो ठीक है, वो तो स्टेशन मास्टर का काम हो गया। जो बिज़नेस डेवलपमेंट वाला काम होगा, वो भी आपको सँभालना है। अब लेट अस से आपका जो डीएफसीज़ में आप काम कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया एग्ज़ीक्यूटिव बने बैठे हो, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, एक कंपनी को ऑफ़र कर दिया पैसा ज़्यादा करने के लिए कि सर हम आपका जो मटेरियल है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेट अस से यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, अब ये तो क्योंकि आप ऑपरेशंस एंड बीडी दोनों खुद ही सँभाल रहे हो, तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे
कौन सा रूट मेरा बिजी रहेगा, कौन सी चीज़ कितने टाइम पे पहुंचानी है। लेकिन लेट अस से एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आपको यहाँ पे ऑपरेशंस का काम नहीं है, अकेला बीडी का काम है, आपको ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको मैंने टारगेट दे दिया, चलो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि 5 कंपनीज ऐसी लेके आनी है मेरी डीएफसी के लिए जिनसे मुझे फायदा हो पाए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं ऑपरेशन वाले से नहीं पता, लेकिन इसने अगले वाले कंपनी को इंप्रेस करने के लिए प्रॉमिस कर दिया कि सर आपका आज कौन सी डेट है, 15 जून को, ठीक है, 15 जून को 5 पीएम को हम आपका मटेरियल आपके पास तक पहुंचा देंगे। जबकि वहां पे आपका बहुत कंजस्टेड लाइन चल रही है, कॉन्टिन्यूसली वहां पे 4-5 लगे हुए हैं लाइन में, लेकिन आपने प्रॉमिस उससे ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है या फिर जो हमारा क्लाइंट होगा, उसको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, पहले तुमने झूठा प्रॉमिस कर दिया। हो सकता है कि उसको उसी टाइम पे जरूरत हो, अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो वो और कोई उसका विकल्प कोई और ऑप्शन चूज कर लेता। तो इससे होगा क्या, कुल मिला के जो डीएफसीज हैं उनका नाम खराब होगा, है ना। वो जाके अगली कंपनी से कहेगा कि अरे यार ऐसा नहीं है, वो तो उनका तुम ऐसे ही लगा लो कि एक दिन का डिले होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यानी कि आपकी जो सेल्स टीम है वो काफ़ी फ़र्क डालती है अगर उसका इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होगा आपके बिजनेस पे। दूसरी बात, एक एस्पेक्ट मैंने आपको ये बताया, दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट बिक रहे हैं अपने मार्केट में, और उन प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। मार्जिन क्या है जिसका बहुत ज़्यादा है, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, एक का मार्जिन बहुत कम है। तो वो जो सेल्स पर्सन है वो ज़्यादा बेचने के चक्कर में, उसे तो नंबर दिख रहा है कि मुझे अपनी सेल्स ज़्यादा करनी है, तो वो जिस प्रोडक्ट में मार्जिन कम है वो ज़्यादा बेच दे, है ना? तो हमारी कंपनी को इतना फ़ायदा नहीं होगा, है ना? कुछ प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के जो कि जिनकी हाई सपोर्ट कॉस्ट है, या फिर ठीक है, हाई सपोर्ट कॉस्ट है। सपोर्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि उसमें आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने के साथ-साथ जो सपोर्टिंग सर्विसेज़ दी जाती हैं, वो काफ़ी कॉस्ट पड़ती है उसकी कंपनी के लिए। तो अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जा रहा है, तो एट अ टाइम अगर मेरा यही प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा, तो मेरी कंपनी को तो लॉस आएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर ये हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता तो ज़्यादा फ़ायदा होता, उसके कंपैरिज़न में कम फ़ायदा हो रहा है। क्यों, अब ये अगर अगर इसका इंटीग्रेशन होता, तो हम लोग सारी चीज़ें देख पाते और फिर हम अपनी सेल्स टीम को बताते, अरे यार ऐसा नहीं करना है ना? तो इसलिए इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो बात समझ में आई आपका, ये सेल्स फोर्स क्या होता है, कैसे इसका इंटीग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट मुझे ये यहाँ पे आपका डालना था। समझ गए क्या? ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आता है आउटलेट। यहाँ पर आउटलेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपके स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, अलग-अलग जगह कार वगैरह के स्टोर खोले हैं ये वो, तो उन्हें हम बोलते हैं आउटलेट। तो उनका भी इंटीग्रेशन होना चाहिए सेल्स फोर्स के साथ। यानी कि अब देखो कैसे इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा होगा। मेरी जो सेल्स फोर्स है, उसने एक कस्टमर को कॉल किया, उसको बढ़िया यहाँ पे उसने इन्फ्लुएंस कर दिया कि सर ये बात है। उस कस्टमर को बोला सर आपका एरिया ये वाला है ना, तो हमारा उस एरिया में एक ये आउटलेट खुला हुआ है, आप जाकर के वहाँ से आपको हम चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आपको हम घर बैठे चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, और उसको अब टाइम भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आउटलेट से उसकी दूरी 1 किलोमीटर की ही है, तो वो बोल देगा सर हम तो आपको 1 आवर के अंदर पूरा बढ़िया पैकिंग करवा के भिजवा देंगे सामान। है ना? इंटीग्रेशन का कितना बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, तो वो सेल्स फ़ोर्स वाला जल्दी से बता देगा और सामान बिक जाएगा। है ना? तीसरी बात आती है टेलीफ़ोनी। टेलीफ़ोनी का मतलब क्या होता है, तो टेलीफ़ोनी में बेसिकली आपका जो भी फ़ोन वगैरह की कॉल्स होती हैं, वो सभी रिकॉर्ड, मैंने आपको एक बार एग्ज़ाम्पल बताया था कि यहाँ पे होता क्या है कि सेल्स टीम होती है या फिर जो आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज़ होती हैं, वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के हेल्प से क्या होता है, उनका इंटीग्रेशन रहता है। आपकी पिछली जो भी उनसे बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह रहती हैं आपके बारे में, या फिर जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉस्पेक्ट को आगे एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, लिखवाता हूँ इसमें कुछ चीज़ें आपको, कि टेलीफ़ोनी का हेल्प क्या होती है, ठीक है ना? यहाँ पे ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं टेलीफोनी की, है ना? टेलीफोनी। तो टेलीफोनी का मतलब बेसिकली ये किसको रेफर करता है, सबसे पहले कि आपने जितने भी कस्टमर से यहाँ पे जितने भी, आपका याद रखना टेलीफोनी आपका प्रोस्पेक्ट के लिए भी होती है, कस्टमर्स के लिए भी होती है, ठीक है। इसमें हमने जैसे लेट से सेगमेंटेशन करके रख दिया, ठीक है। मैंने बताया कुछ कस्टमर हमारे वेल्स हैं, तो यहाँ पे वेल्स का या फिर जो भी हमने जितने भी सेगमेंटेशन बनाए हैं ना, एससीसी, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे लेटर से कोई प्रोस्पेक्ट है, तो यहाँ पर उनका नंबर हो गया, उनसे हमने क्या बात करी है, कब बात करी है, सेल्स टीम को उनसे कब बात करनी है, पूरा डेटा जो है इसके अकॉर्डिंगली आपका सेव किया जाता है। और फिर अगर हमारा कोई कस्टमर है, कस्टमर की यहाँ पे लेटर से कोई दिक्कत आई, ठीक है, उसने बताया ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी टीम उसे रिवर्ट करेगी कि ये आप इसका ये सॉल्यूशन कर सकते हो, आपका डेट के साथ उसका पूरा डेटा सेव हो जाएगा, हमारी ये बात हुई है, और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। और इससे होगा क्या कि जैसे ही वो कस्टमर आपका अगली बार कॉल करेगा, वो बताएगा मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, आप कहोगे सर आपका क्या नंबर, उसमें एक नंबर से सेव हो जाता है, बेसिकली जो रेफरेंस नंबर आता है आपका, रेफरेंस नंबर पूछ के वो आपकी पूरी डिटेल्स देख पाएगा कि आपने
आपने क्या बात करी थी, आपकी कब बात हुई है ना, डेट वगैरह क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये सब डिटेल्स के साथ उसमें सेव होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कस्टमर के साथ जो एंगेजमेंट है वो बढ़ पाती है। याद आ रहा है मैंने आपको कस्टमर एंगेजमेंट बताया था, तो कस्टमर के साथ जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो पाती है। और फिर जैसे वेल्स हो गए तो उनको क्या बातें हुई थी हमारी उनसे, उनको क्या नीड है, उन्होंने अगर हमें कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बेचना है तो उनकी सीकेवी, यानी अगर एक बार लेटेस्ट से मेरी कस्टमर से कुछ बात हुई तो उसने कुछ मुझे सीकेवी दी, यानी कि कस्टमर नॉलेज वैल्यू दी, तो वो क्या बातें बताई उसमें, वो पूरा का पूरा डेटा जो बात वाला होता है ना फ़ोन वगैरह करने का, वो इसमें सेव रहता है। हमें हमेशा हमारी कंपनी को इन्फॉर्मेशन रहती है कॉलर्स के बारे में, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलर्स। तो अब जब ये टेलीफ़ोनी वाला जो मामला है, इसको हम पूरा उठा कर के इंटीग्रेट कर देते हैं ना, मैंने जैसे बताया आपका सेल्स टीम हो गई या फिर सेल्स फ़ोर्स हो गई, उसमें आपका उसके नीचे, हाँ, थोड़ा-सा ऊपर चलूँगा देखो एक बार, आपको टेबल पर लेके चलता हूँ, तो देखो टेबल में हमें, अरे यार कहाँ है, देखो टेबल में हमें क्या-क्या दे रखा है, आउटलेट है, सेल्स फ़ोर्स है। फिर उसमें अगर हम ये टेलीफ़ोनी वाला, यानी कि हमारा कस्टमर से जो भी इंटरैक्शन हुआ है, एंगेजमेंट हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, इन्फॉर्मेशन है कॉलर के बारे में, ये सभी के सभी हम क्या कर देंगे, हमारे प्रॉस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, इसको भी जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाएगा। हम कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ऑपरेट कर पाएँगे, है ना? फिर इसी तरीके से आपका एक पॉइंट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है। बस छोटा-सा पॉइंट है इसमें, देखो डायरेक्ट मार्केटिंग, अब हम समझ रहे हैं भई ये डायरेक्ट और आगे हो जाता है मार्केटिंग। तो समझ रहे हो आप यहाँ पे हमें कितनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं पेन के 5 पॉइंट मॉडल में। ये सिर्फ़ एक मॉडल नहीं है। लोग ना इसको मैं क्या बताऊँ, ये ना मतलब अगर आपने ये पूरा का पूरा मॉडल अच्छे से समझ लिया तो ये लगा लो आपको सीआरएम की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आराम से हो जाएगी। और इसके जितने भी लेक्चर्स हैं ना मॉडल्स वाले, वो आप 2 से 3 बार देखना, आपको एक ना एक न्यू वर्ड पता चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना? तब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी 2 से 3 बार में। फिर आप करना कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं आएगा, ठीक है? और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं कुछ सरप्राइज़ लाइव टेस्ट या कुछ करूँगा, ठीक है? तो पूरा अच्छे से रिवाइज़ करके बैठे रहना। फिलहाल, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो इसका मतलब होता है, इसकी मैं डेफिनेशन ही लिखवा देता हूँ। देखो, कंसिस्ट ऑफ एनी मार्केटिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है दैट दैट रिलाइज ऑन, यानी कि जो किस पर रिलाइज करती है, दैट रिलाइज ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो, क्योंकि लैंग्वेज में आपको यही वर्डिंग जो है देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है ना, टू कस्टमर्स इंडिविजुअल कस्टमर्स। और अब देखो, इंडिविजुअल कस्टमर्स को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो आगे उसमें हो जाएगा रादर देन थ्रू अ थर्ड पार्टी, ठीक है ना, रादर देन थ्रू अ थर्ड पार्टी। अच्छा, थर्ड पार्टी का मतलब क्या है पता है क्या? जैसे थर्ड पार्टी मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है मास मीडिया हो गया, ठीक है, मास मीडिया। तो जो मास मीडिया होता है उसके थ्रू ना जा करके आप सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मेल कर दिया मैंने, ठीक है, मेल हो गया, ईमेल हो गया, टेक्स्ट कर दिया मैंने, उससे कॉल कर ली अपने कस्टमर को। तो ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि मैं यहाँ पे किसी एक तीसरे चैनल से होकर के अपने कस्टमर तक नहीं पहुँच रहा हूँ। जैसे कि अक्सर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट वाला जैसे कि सीन हो गया, तो आप अगर फेसबुक पे गए, मेरा एडवर्टीजमेंट दिखा, फिर जा करके आप मेरे पास आ रहे हो, मेरी कंपनी के ऊपर आ रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब अगर मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरी सेल्स टीम आपको डायरेक्ट कॉल करने लग रही है, आपको मैं मेल कर रहा हूँ, टेक्स्ट करके अपने बारे में बता रहा हूँ, है ना, तो ये होता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यानी कि मेरे तक पहुंचने के लिए आपको किसी और स्टेप से होके ना जाना पड़े, कस्टमर जो है सीधा मेरे पास पहुंच जाए। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? बोलो फटाफट से। तो इसमें कोई भी आपका मिडल मैन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी क्या नहीं करते, एडवर्टाइजिंग का मीडियम नहीं रहता, कोई मिडल मैन नहीं रहता, ठीक है। किस केस में? डायरेक्ट मार्केटिंग के केस में। अरे बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सीटीए, याद आ रहा है क्या? ये एक्रोनेम बताया था। तो जो आपका सीटीए होता है ना, वो भी किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट होता है, या फिर ये किसका कॉमन फैक्टर है? तो ये कॉमन फैक्टर होता है डायरेक्ट मार्केटिंग का, ठीक है। अब याद आ रहा है मैंने क्यों आपको एक्रोनेम्स पहले कराए थे। तो ये चीज़ आप समझ के रखो, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि मैंने जो भी कराया है ना, बहुत ही सीक्वेंस वे में सोच समझ के कराया है। बहुत सोचा है इस बारे में। आपको क्या लग रहा है, ये इतनी छोटी मेहनत नहीं है जितने आपको लेक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत पहले से प्लान करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, ठीक है?
अब यही चीज़, अब दुनिया जहान की चीज़ें आपको दिखेंगी कॉपी कर करके, बट स्टिल इसके पीछे ना बहुत मेहनत लगी है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, राइट? तो ये जो कॉल, ये सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन होता है। तो कॉल टू एक्शन जो है वो एक कॉमन फैक्टर है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का। तो ध्यान रखना, कॉल टू एक्शन क्या है? आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का ही फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? पढ़ क्या रहे हैं हम? पेन का मॉडल पढ़ रहे हैं, 5 प्रोसेस, लेकिन कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब समझ रहे हो? व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ द, क्यों इसको हम ऐसे बोलते हैं? अरे यार! देखो, बड़ा चिल्लाना पड़ता है यार सीआरएम की क्लास में। क्यों इसको हम बोलते हैं अपना कि इसमें 70% सीआरएम आपका पेन के 5 पॉइंट मॉडल में छुपा हुआ है ना। चलिए, तो अब जरा यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का आपको ये समझ में ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं। डायरेक्ट जो हमारा कस्टमर है या फिर डायरेक्ट जो हमारा प्रोस्पेक्ट हो गया या फिर हमारी ऑडियंस हो गई, यहाँ पर हम डायरेक्ट उससे यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर डीएम। ये सब बातें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं वापस से अपनी टेबल पे। देखो कितनी प्यारी सी टेबल है। अब इसमें आपको समझ में आया होगा कि अगर हम ये डायरेक्ट मार्केटिंग वाला स्टेप भी इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारी जो सेल्स टीम है वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करेगी? कस्टमर से कांटेक्ट करेगी। कोई बीच में हमें थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर हम अपना एडवर्टीजमेंट की जो थर्ड पार्टीज हैं उनको निकाल देंगे तो हमारा इस पर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट पे जब खर्चा कम होता है तो हम अपना वो जो पैसा है वो हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं अपने कस्टमर को वो अच्छी प्रोवाइड करवा दें। तो एडवर्टाइजमेंट का जो ये पैसा बच रहा है, इससे आप कस्टमर को जो वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो समझ में आ रहा है कि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं इस स्टेप में। नाउ अगले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। तो भाई समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ये जो आपका ई कॉमर्स है, बेसिकली इसको हम क्यों इंटीग्रेट करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं और बेसिकली होता क्या है। तो देखो अब इसमें ये चीज़ भी आ गई। इसका मतलब जो पेन का 5 प्रोसेस मॉडल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका जो एक आपका एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। समझ पा रहे हो क्या आप? अब एक-एक वर्ड को मेरे ध्यान से सुनना। चलो। तो थोड़ा-सा एक बार नीचे आते हैं, ई-कॉमर्स यहाँ पे समझेंगे, है ना? यहाँ पे आते हैं, ये देखो, यहाँ पे अब हम देखेंगे ई कॉमर्स। तो बेसिकली जब भी मैं आपसे ई कॉमर्स करके बोलता हूँ, इसका मतलब है कि आप अपना जो भी सामान खरीद रहे हो, बाई कर रहे हो, या फिर आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना। और आप यहाँ पर जो अपनी पेमेंट कर रहे हो, ये सभी का सभी क्या हो रहा है आपका ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट पे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा हो, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिकली, एंड आपका क्या हो रहा हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आपका कोई भी चीज़ आपने खरीदी, सेल करी, उसके ऊपर पेमेंट करी, तो वो सभी की सभी चीज़ें क्या होती हैं आपकी इंटरनेट के ऊपर होती हैं, ठीक है। या फिर तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक डेफिनेशन भी लिख लो। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे बाई करने की बात भी की जाती है और सेल करने की बात भी की जाती है। बाइंग और सेलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली बाई, कोई एक हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्विस, कोई हम प्रोडक्ट ही यहाँ पर बाई कर रहे हों, ठीक है ना। बाइंग अ प्रोडक्ट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अकेला प्रोडक्ट ही बाई नहीं कर सकते, इसके अलावा आपकी सर्विसेज भी होती हैं जिन्हें आप बाई कर रहे होते हो। अच्छा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है ना। ये एक्टिविटी लिखा है इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, और इसके अलावा जो पेमेंट है वो भी आप कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे वेट अ सेकेंड यार, ये, अरे अब ये पेन को क्या हो गया? एक सेकंड रुको भाई, ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है पेन। देखो, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है आपकी, कुछ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट से मैंने आपसे क्या बोला कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, या फिर जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, तो ये तो क्या हो जाते हैं आपकी ई कॉमर्स साइट है। फ्लिपकार्ट क्या हो गया? फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं? आपकी ई कॉमर्स साइट होती हैं। इनसे तो आप क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने खरीद लिया। लेकिन जैसे आपका आजकल आपने एक कंपनी देखी होगी आई करके, ठीक है। आई हो गई, या फिर आपकी और भी कंपनीज होती हैं जैसे कि
म्यूजिक वाली कोई भी कंपनी उठा लो यार, विंक म्यूजिक हो गया, ठीक है, विंक म्यूजिक हो गया। तो जैसे इसमें आप क्या कर रहे हो, अपना आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, और ऑनलाइन आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई सर्विस बाई कर ली। अब ये जो आईट्यून्स है, यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको गानों की सर्विसेज मिल गई, एक फ्री सर्विस मिल गई, एक सर्विस मिल गई जिसमें आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन जो गाने चाहो वो आप सुन सकते हो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसे हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। तो उसको वो भी आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है, जैसे आईट्यून हो गया, विंक म्यूजिक हो गया। तो ये जो कंपनीज हैं ये भी कैसी हो जाएंगी, अब ई कॉमर्स साइट हो जाएंगी, क्योंकि ये भी हमसे ऑनलाइन पैसा लेके हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ई कॉमर्स इज नॉट अबाउट ओनली प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट द सर्विसेज विच वी आर अवेलिंग, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप अपने पॉइंट में नोट डाउन कर लेना अलग से। अरे बोलो हाँ, बात यहाँ तक समझ में आती है क्या? तो जब हम इस टाइप की जो हमारी ई कॉमर्स सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने थोड़ा सा ऊपर आते हैं यार, देखो उनको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने पूरे चैनल में। सेल्स फोर्स हो गया, आउटलेट हो गया, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनके साथ हमने ई कॉमर्स वाली चीज़ भी ऐड कर दी, क्योंकि आपका कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा आपका देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक छुटको बुटको सी चीज़ दिख रही होगी, क्या लिखी हुई है, मोबाइल कॉमर्स। आज के टाइम पर जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, इट इज़ मोर अबाउट मोबाइल कॉमर्स, नॉट अबाउट ई कॉमर्स। ये मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं यार, यहाँ से मैं इसलिए मैं आपको इस मॉडल को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं यार यहाँ से। इस मॉडल से ही मैंने आपको अभी तक कितनी सारी चीज़ें बता दी, और अभी हमारा मॉडल कहने को अभी हम इसके थर्ड वाले स्टेप पे ही हैं 5 में से। लेकिन चीज़ क्या है ना, यहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मोबाइल कॉमर्स क्या है, अ, फिर से नीचे चलना पड़ेगा, देखो अरे यार, मोबाइल कॉमर्स, देखो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मोबाइल कॉमर्स की, ठीक है ना, मोबाइल कॉमर्स। अब ये जो बेसिकली आपका मोबाइल कॉमर्स है, इसको हम एम कॉमर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, हम एम कॉमर्स बोल देते हैं। और ये ERC लिख लो, चलो ठीक है। अब ये जो मोबाइल कॉमर्स है ना, इसको ये जो आपका टर्म है एम कॉमर्स या फिर मोबाइल कॉमर्स, ये पहली बार दिया गया था आपका ईयर 1997 में। किसने दिया था इसको, तो ये दिया था केविन डफरी ने। किसने दिया था, केविन डफरी ने दिया था। ध्यान रखना है इनका नाम, ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है कि मोबाइल कॉमर्स किसने इंट्रोड्यूस कराया। अब देखो मैंने आपको बताया ई कॉमर्स, ई कॉमर्स तो हो गया, चलो ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। ई कॉमर्स में मैंने क्या बोला, इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को खरीदते हो, ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो। लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स में मेनली जो ट्रांजेक्शन होता है, आपको पता है पहले मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, और ये जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया ई कॉमर्स, वो 1970s का टाइम था, जब कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह धीमे धीमे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो वेबसाइट से हम चीज़ों को परचेज किया करते थे कंप्यूटर की हेल्प से, या फिर आपका यहाँ पे जो लैपटॉप वगैरह हो गए उनकी हेल्प से। तब हम क्या करते थे, यहाँ पे वेबसाइट का यूज़ किया करते थे इन प्रोडक्ट्स की। मेनली वेबसाइट का यूज़ करके हम अपनी चीज़ों को खरीदते थे, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो, बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते थे। लेकिन जब धीमे धीमे हमारे मोबाइल का इंट्रोडक्शन होना शुरू हो गया, ऐप्स वगैरह आने लग गए, एप्लीकेशंस आने लग गए, तो वही चीज़ आपकी पॉकेट में आने लगी। और यहाँ पे जब कंप्यूटर वेबसाइट पे हम यूज़ करते थे पहले, तो जो आपका डेटा था वो ना वायर्ड रहता था, ठीक है ना, वायर से यहाँ पे डेटा लगाया जाता था। वायरलेस डेटा होता नहीं था, यानी कि वायरलेस वायरलेस इंटरनेट जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे आपके जो मोबाइल हैं, आपको पता होगा मोबाइल में कैसा है, वायरलेस डेटा, कोई वायर तो जुड़ा नहीं हुआ है, वायरलेस डेटा आपके पास अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल से ऐप में जाते हो, अमेजोन के ऐप में ही, अब देखो अमेजोन के आप ऐप में जाकर के बढ़िया से जो है उसमें इन ऐप पर उसमें कोई भी चीज़ परचेज करनी है कर देते हो, और ऐप के अंदर ही आप उसमें अपना पेमेंट कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर आपका मैं गूगल प्ले स्टोर की ही बात करूं, तो उसमें भी इन ऐप परचेजेस होते हैं। तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ मोबाइल कॉमर्स साइट है, या फिर मोबाइल कॉमर्स ऐप है, ठीक है ना। एम कॉमर्स इसको बोला जाता है। तो बेसिकली जब भी आप बात कर रहे हो ना मोबाइल कॉमर्स की, तो इसका मतलब होता है आ रिटेल आउटलेट। इसका मतलब क्या है, आ रिटेल आउटलेट इन योर कस्टमर्स पॉकेट, ठीक है। तो ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। जब भी हम बात करते हैं अपना ई यहाँ पे एम कॉमर्स की, तो उसका मतलब होता है कि आपने अपना एक रिटेल आउटलेट अपने कस्टमर की पॉकेट में ही खोल दिया है। यानी कि आप जो भी चीज़ें बेचना चाहते हो ना, आपके ऐप में अवेलेबल हैं, उसे कस्टमर को किसी भी आउटलेट पे नहीं जाना, किसी भी स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि सेकंड बात हम आउटलेट की कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे कस्टमर जाना प्रेफर नहीं करता है। आपका जो भी आपकी चीज़ें हैं, या फिर आपका आउटलेट है, दुकान वगैरह है ना, बोलते हैं ना, आपकी दुकान वो क्या बोलते हैं यार, गो डैडी का कोई ऐड आता था, गो डैडी कंपनी है ना, उसका एक ऐड आया करता था कि दुकान
पूरी इंटरनेट पे अपनी दुकान लगाओ, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने ऐप में पूरी की पूरी दुकान लगा डाली है और वो दुकान कहाँ पर है? कस्टमर की पॉकेट में है। इसका ये मेन मोटो होता है अपना एम कॉमर्स का। ये लाइन लिख कर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द लाइन या फिर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग अ रिटेल आउटलेट इन योर इन योर कस्टमर्स पॉकेट, ये किससे रिलेट करता है? एम कॉमर्स से, ई कॉमर्स से, ये वो ऑप्शन डाल देगा। याद रखना ये आपका किसको डिनोट करेगा? एम कॉमर्स को डिनोट करेगा, ठीक है? और यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं वायरलेस। वायरलेस जो भी आप चीज़ें, मतलब यहाँ पे जो इंटरनेट है वो वायरलेस होता है ना? तो बस ये छोटी-मोटी बातें हैं जो कि डिफरेंस है आपका ई-कॉमर्स में और फिर एम कॉमर्स में। तो अब फिर से वापस हमें टेबल पे चलना होगा। अब मैं आपको इसको फाइनल कंक्लूड करता हूँ कि हमने बेसिकली अब यहाँ पे इस मॉडल में क्या-क्या चीज़ें देखी और पेन ने क्या बताया। इन्होंने बताया कि अब आपका देखो ई-कॉमर्स है और जो एम कॉमर्स है, ये आपका कोई यहाँ पे कोई फिज़िकली आपके साथ काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आपके फ़ोन में है चीज़ें, आपके एप्लीकेशन में है, वेबसाइट पे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं वर्चुअल, ठीक है? कैसी होती हैं? वर्चुअल। यानी कि जो वर्चुअल एस्पेक्ट होते हैं आपकी पूरे मार्केट के या फिर आपका जो ऑपरेशंस करने में जो वर्चुअल एस्पेक्ट होता है, ये क्या है? पूरा ऑपरेशनल सीआरएम का ही तो पार्ट होता है। तो आपका जो वर्चुअल एस्पेक्ट है, आपका जो यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल में क्या आ गया? सेल्स फोर्स हो गई, आउटलेट हो गए, टेलीफोनी हो गई, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये आपका बीच में आता है वर्चुअल और आपका फिजिकल के, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग आपका आप टेक्स्ट करके भेज रहे हो, तो एक बंदा तो वहां पे बैठा हुआ है फिजिकली, ठीक है ना? तो बाकी जो नीचे के तो हैं वो वर्चुअल होते हैं, ऊपर के ये जो आपके 4 पार्ट हैं वो फिजिकल होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। एक बार मैं ये सब मिटा देता हूँ। यार बहुत चिल्लाना पड़ता है आपकी इस क्लास में। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? है ना? इसके बाद भी अगर किसी ने चूंचा करी तो वो बिल्कुल उल्टा लटकाया जाएगा। देखो उल्टा लटकाने के पीछे ना एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ना, चीज़ें जब समझ नहीं आती तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। आप उल्टा लटकाए जाओगे तो ब्लड का फ्लो बढ़िया होगा ब्रेन में और आपका चीज़ों को आप समझ पाओगे ज़्यादा जल्दी, है ना? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने बोला फिजिकल में हमारे जो ऊपर की 4 चीजें ये होती हैं फिजिकल एस्पेक्ट में, नीचे के 2 पार्ट होते हैं वर्चुअल ऑपरेशनल सीआरएम का पार्ट, ठीक है? कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। इन सभी को हम क्या करते हैं अपना, जब हम पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, किससे इंटीग्रेट करेंगे? इनको हम इंटीग्रेट करते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर से, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है ना कंपनी, जैसे कि जोहो कंपनी हो गई, सेल्सफोर्स कंपनी हो गई। मैंने आपको बताया था कल कि ये कंपनियां किस टाइप की कंपनियां होती हैं, ऑपरेशनल सीआरएम वाली कंपनीज होती हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती हैं जो कि आपकी कंपनी के सेल्स फोर्स को, आउटलेट को, टेलीफोनी को, डीएम को, ई कॉमर्स को, एम कॉमर्स को, सबको उठा करके इंटीग्रेट कर देती हैं। अरे बोलो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि इन सभी कंपनीज का काम क्या है, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अलग अलग कंपनीज होती हैं, किस कंपनी का क्या काम होता है, ऑपरेशनल सीआरएम का क्या इस टाइप का मतलब क्या है। सब कुछ क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया? फटाफट से बताओ मुझे हाँ बोल के, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और ये आपके 3 स्टेप हो गए। इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, लेक्चर को हो सके तो 2 से 3 बार देखना। हर बार आपको एक ना एक नई चीज़ पता चलेगी लेक्चर को देखने से ही, ठीक है ना? बार-बार देखना है इसको, जितनी बातें बताई हैं उनको दिमाग में बैठा ही बैठा लो पक्के से, ठीक है? तो फिर बस यार इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत थका दिया है चिल्लाने या आज तो। चिल्ला चिल्ला के। अब आई होप आपके माइंड में ना बहुत अच्छे से यार सीआरएम जो है क्लियर हो पा रहा होगा। जिन लोगों को मैं ये चैलेंज देता हूँ फर्स्ट क्लास में जीरो नॉलेज थी, आज उनको सीआरएम का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर आप जाके अभी किसी बीबीए या फिर एमबीए वाले बच्चे से बात करोगे तो आप किसी चीज़ में पीछे नहीं हो। अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हो, ठीक है? तो बस यार फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहो। मैं क्या बोलता हूँ, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मीन्स नहीं होता। अच्छा अब सोचो यार, मैं सोचूं कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेके आ जाऊँ। आप इसी बात से सोचो कि मैं मेहनत की जगह सोचूं कि यार मेहनत नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको बस सीधा सीधा उड़ा देता हूँ। इसका पार्ट ये होता है, इसका ये होता है, क्या मेहनत करनी, इतना चिल्लाने में क्यों मेहनत करूंगा? बस लेके आऊंगा कोई पीपीटी कहीं से पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके, जो सब लोग करा रहे हैं उसमें पॉइंट बता दूंगा, हो गया। बट समझ में आएगा क्या? उसका रिजल्ट कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द मेहनत। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो क्या? और बस यार अच्छे से पढ़ते रहो। मेहनत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पे मेहनत नहीं करी ना तो आपकी लाइफ में मतलब फिर कुछ रह नहीं जाएगा आगे चल के। बस यही सोचते रहोगे यार काश कि मैं 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लेता, 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेता। और दूसरी बात, मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहूँगा जो लोग अक्सर मुझे इधर उधर की बातें करते दिखते हैं, ये बात वो बात। आप ना हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप जहाँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर वो जॉब से आकर के पढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखना, पढ़ाई सिलेक्शन इससे नहीं होता कि आपने 5 घंटे पढ़ा या फिर आपने 7 घंटे पढ़ा। एक ना आपको मैं एक चीज बताता हूँ बहुत ही जरूरी। चलो ये बताना भी जरूरी है। देखो एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है।
देखो क्या होता है ना कि आप एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है? अब या फिर 6 घंटे पढ़ रहा है ये वाला बच्चा, और ये जो 5 घंटे पढ़ रहा है ना बच्चा, ये कॉन्टिन्यूअसली अपनी एक जॉब भी कर रहा है, ठीक है? जॉब भी करता है ये, इसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और इनकी वाइफ़ भी हैं, वाइफ़ को थोड़ी प्रॉब्लम भी है, ठीक है? और एक बच्चा है जो कि जिसका काम बस पढ़ना ही पढ़ना है, उसको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना। दिन में 24 घंटे में वो बस 6 घंटे पढ़ लेता है, उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो सिलेक्शन किसका होना चाहिए पता है? सिलेक्शन किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि ये बंदा ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसको ज़रूरत है उस चीज़ की, है ना? तभी वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये जो बंदा मेहनत कर रहा है ना कंटीन्यूअसली, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। लास्ट में ये जब जॉब पे जा रहा है, इसके माइंड में ये बात रहेगी कि यार मुझे पढ़ना है, और ये जो भाई साहब बस 6 घंटे देके सोच रहे हैं कि मेरा सब हो जाएगा। तो इनके माइंड में बस ये है कि अरे मैं तो पढ़ ही लूँगा, इसके अलावा मुझे पढ़ना, मुझे गेम भी तो खेलना है, मुझे तो सुनीता, मुनीता जो भी हैं उनको मैसेज भी तो करने हैं, है ना? इधर-उधर की बातें भी तो करनी हैं, राजेश और रमेश से, है ना? तो इसका कैसे होगा? ठीक है? तो ये बात याद रखना, मेहनत का पलड़ा हमेशा भारी होता है। आपको जितना टाइम मिले उतना पढ़ो, अपने आप की वैल्यू बढ़ाने में टाइम दो, ठीक है? लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि मैंने बहुत मेहनत करी तब जाके मेरा हो पाया। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को करना चाहते हो वो मैटर करता है, ठीक है? चलो ख़ैर यार, बहुत बातें कर ली और काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया होगा आई थिंक ये। समझ में आ गया होगा सब कुछ। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और सारा कुछ रिवाइज़ करके आना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको और भी एस्पेक्ट दिखाता हूँ पेन के, 5 प्रोसेस मॉडल के और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।